अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक समाअत अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट है जो कि इस वक्त समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन से 2018 से 24 तक मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला तलब किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। जी तैयब बलोच। जी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है और अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान की जानिब से जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट करने से मुतल्लिक फार्मूला और दस्तावेज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। उन्होंने 2018 और 2024 के इंतखाबात से मुतल्लिक जो मखसूस नशिस्तें अलाट की गई हैं उससे मुतल्लिक तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं और दौरान समाज जो है वो अदालत को बता रहे हैं कि 2002 में जो है वो किस तरीके से मकसद है कि 2002 में जो है वो 10 अकलियतों की नशिस्तें थी जो अलाट की गई थी और उस वक्त जो है वो जो फार्मूला लगाया गया था वो मजमूई तौर पर 265 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर फार्मूला लगाया गया था और यूँ उनका कहना है कि 272 जो है वो मजमूई तौर के ऊपर कुल नशिस्तें जो हैं वो बनती हैं। उसके साथ साथ अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो है वो 2024 में जिस तरीके से मखसूस नशिस्तें अलाट हुई हैं वो फार्मूला भी अदालत के सामने पेश किया और उनका ये कहना है कि पार्टी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती हैं उनसे जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए नाम मांगे जाते हैं और कोई भी पार्टी जो है वो चाहे जितने भी नाम जो है वो दे सकती है, उस पर कोई बार नहीं होती और तमाम पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए टाइम के अंदर जो है वो मखसूस नशिस्तों की जो है वो फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देती हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी वाजे की कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी रुकन अगर मुंतखब नहीं होता, यानी कोई भी एक शख्स जो है वो अगर MNA नहीं बनता या वो एक भी सीट नहीं ले सकती तो फिर उसको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं मिल सकती। और साथ साथ अटार्नी जनरल का ये भी कहना था कि जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनको एक टाइम दिया जाता है कि वो 3 दिन के अंदर जो है वो फैसला कर लें कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो शामिल होते हैं वो उसी के ही मेंबर जो है वो समझे जाते हैं और अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं होते तो फिर उनकी हैसियत जो है वो आज़ाद रहती है और अगर आज़ाद अरकान जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल ना हों और वो अगर अपना ग्रुप भी बना लें तो भी उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं मिलती। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो एक सीट भी जो है कौमी असम्बली की नहीं जीती तो इस वजह से भी उन मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं मिल सकती थी क्योंकि उन्होंने कोई सीट ही नहीं जीती। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा, उनका ये भी कहना था कि जो आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर भी जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो इसी वजह से आइन की रूह से जो है वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं उनमें जो है मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तकसीम कर दी गई हैं और यूँ अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है अपने दलाइल दे रहे हैं और आज ही उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला जो हैं वो जवाब जमा कराएंगे तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि आज जो है ये समाअत मुकम्मल हो सकती है। अगर आज नहीं तो फिर ये केस जो है वो कल तक चला जाएगा। जी, ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी। डिटेल्स आप दे रहे थे, तफसीलन आपने हमें तमाम तर कार्रवाई से आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के हलकों की इलेक्शन पटिशन्स जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में हलका NA 47 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ पटिशन्स पर समाअत 8 जुलाई को होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और इलेक्शन कमीशन हुकाम को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है, जबकि शुएब शाहीन और अली बुखारी ने पटिशन्स जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक दरख्वास्त गुजार को जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अलीम खान फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन हार चुके हैं।
लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दायर इंतखाबी उज़ुरदारी पर समाअत की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज की जानिब से वकील अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान वकील का कहना था कि अलीम खान फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। अलीम खान को फॉर्म 47 में कामयाब करार दिया गया। वकील की जानिब से अदालत से इस्तिदा करते हुए कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने अलीम खान के वकील को जवाब दाखिल कराने की हिदायत करते हुए समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। एक और अहम मामला, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है, जबकि बानी PTI के वकला ने दलाइल दिए। जज अफजल मजूका ने कहा कि हर सूरत 8 जुलाई तक केस को ख़त्म करना है। सलमान अकरम राजा कल और बैरिस्टर सलमान सफदर परसों दलाइल मुकम्मल करें, जबकि खावर मानिका के वकील 4 या फिर 8 जुलाई में से कोई भी एक दिन दलाइल के लिए रख लें। हर सूरत 8 जुलाई तक इद्दत निकाह केस खत्म करना है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। खाबर मानिका के वकील को 4 या 8 जुलाई में से एक रोज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। बानी PTI के वकला सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि काफी नहीं कि ये कह देना कि मैं रुजू कर लेता, अगर फ्रॉड हुआ था तो इसी वक्त अदालत जाते। वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों का हवाला भी दिया। कहा कि अदालत ने 39 दिन के बाद अपने फैसले से औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मुफ्ती सईद ने भी कहा कि औरत की बात हतमी है, लेकिन अदालत ने गलत बयानी की। 90 रोज को औरत के लिए तलवार नहीं बनाया जा सकता। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि बानी PTI और बुशरा बीबी पर सियासी मुकदमात बनाए गए। यकीनन जज पर कोई प्रेशर था कि फैसले के दिन हाई कोर्ट को लिख दिया कि फैसला नहीं सुना सकता। अदालत ने वकला को जल्द दलाल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं कि टैक्स की अदायगी के लिए भी टैक्स लगा दिया गया हो। ये बदतरीन बजट है। बहुत से अनोखे तरीक़ों से आवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इस्लाहात के बगैर आवाम पर बोझ डाल दिया गया। आम आदमी की कमाई का 50% हिस्सा टैक्स लगा दिया। समझ नहीं आता किस सोच के तहत ये बजट बनाया गया है। बजट में नई चीज़ 4000 अरब रुपए का इजाफी टैक्स है। इतना टैक्स लगाया जा रहा है, एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो गया। इस्लाहात की है, क्या आपने कोई रास्ता ढूंढा है आगे का कि कैसे हम अखराजात को कम करेंगे और आमदन को बढ़ाएंगे? हुकूमत अगर 4000 अरब के टैक्स लगा रही है, कुछ अपने अखराजात में कमी कर लेती। आप अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर अपने अखराजात 25% बढ़ाकर और बगैर किसी इस्लाहात के, जो आदमी मुल्क में काम करता है सैलरीड क्लास के अलावा आमदन है, उसका 50% आपने टैक्स लगा दिया। यानी जो आदमी कमाएगा उसका आधा हुकूमत ले जाएगी। जिस तरह ये मुल्क चलाया जा रहा है, जो हमारी सोच है, आप मंजिल खो रहे हैं। अब जरा देखने वाले ध्यान से सुन लें, गौर करें, क्योंकि नए माली साल का आगाज होते ही आम आदमी पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया है। बिजली की बुनियादी कीमत में 5.25 रुपये फी यूनिट का इजाफा होगा। बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस भी आयद कर दिए गए हैं, जबकि सार्फिन के बिलों में भारी इजाफे का अब खदशा पैदा हो गया है। टैक्सेस की भरमार, बिजली के निर्ख में होशरबा इजाफा, घरेलू मईशत का जनासा निकलने को तैयार। बजट के साथ बिजली की बुनियादी कीमत में 5.25 रुपये फी यूनिट का इजाफा आवाम की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। नेपरा के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 5 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुनाफे में इजाफे का बोझ भी आवाम पर डाल दिया गया। नेपरा की जानिब से घरेलू सार्फिन पर आयद फिक्स्ड टैक्स भी रवा माह से वसूल किया जाएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फिक्स्ड टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपये माहाना, 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 400 रुपये माहाना लिए जाएंगे। इसके अलावा 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 600 रुपये माहाना, 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 800 रुपये माहाना वसूल किया जाएगा। 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स चार्जेस से 1000 रुपये वसूल किए जाएंगे। हुकूमती दावों के बावजूद के इलेक्ट्रिक की कराची दुश्मनी बरकरार। सख्त गर्मी में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। बीमार और बुजुर्ग शहरियों ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि बिजली बंदिश के अजाब से निजात दिलाई जाए या फिर उन्हें ही मार दिया जाए। काम बड़ा, दर्शन छोटे।
कराची वाले तो समझ ही गए होंगे। अहले कराची के लिए के इलेक्ट्रिक एक ऐसा ही लॉलीपॉप है। शहर के बेशतर इलाकों में 16 से 18 घंटों की बिजली बंदिश ने सख्त गर्मी में भी शहरियों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। पसीने में डूबे अवाम का बस यही कहना है, खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और लोड शेडिंग के अजाब से निजात दिलाएं। बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज भी किया गया। चिलचिलाती गर्मी में अवाम हुक्मरानों से रिलीफ की अपील करते रहे। लियाकताबाद, निश्तर रोड, शाह फैसल कॉलोनी, शफीक मोड़ और गुलशन हदीद की रिहायशी एहतजाजन सड़कों पर आ गए। बुजुर्ग और बीमार शहरियों का कहना है कि सारा दिन बिजली के इंतजार में ही गुजर जाता है। अवाम सड़कों पर रुल रहे हैं। इस हीट स्ट्रोक के दौरान दिन में आप 16 से 18 घंटे लाइट नहीं देते हैं, तो फिर मौत के अलावा फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब लोड शेडिंग ऐसी करी है, उन्होंने 1 घंटे देते हैं, 2-2, 3-3 घंटे की गायब है। हार्ट हमें हो रहा है, शुगर हमें हो रहा है, ब्लड प्रेशर हमें हो रहा है, टेंशन हमें हो रही है। हम सुबह रोजगार के लिए जाए कि सारी रात हाथ से पंखे से हवा दे रहे हैं। उधर के इलेक्ट्रिक वाले और ही कहानी सुनाते हैं। तर्जुमान का कहना है कि शहर में मामूल की लोड शेडिंग जारी है, जबकि फीडर्स पर बिजली चोरी या नादाहिंदा सार्फिन होंगे तो लोड शेडिंग तो होगी। और सिर्फ यही नहीं, महंगाई के इस दौर में घर चलाना ही नहीं बल्कि घर बनाना भी मुश्किल हो गया है। बजट में लगाए गए टैक्सेस का असर अब सीमेंट की कीमतों पर भी पड़ने लगा है। सीमेंट की फी बोरी की कीमत में 125 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि हुकूमत ने बजट में सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी है, जिससे सीमेंट की फी बोरी की कीमत 1450 रुपए हो गई है। कीमतों में इजाफे के बाद पहले के तमाम ऑर्डर्स मनसूख कर दिए गए हैं और अब नए ऑर्डर्स जो हैं वो नई कीमतों के मुताबिक ही लिए जाएंगे। वाइट सीमेंट की जो बोरी है उस पर तकरीबन मुल्क की तारीख में पहली बार 2000 रुपए से वो तजावुज़ कर चुकी है। हुकूमत ने बजट में सेल्स टैक्स लगाया है, जिसके बाद कौन सी अशिया महंगी होंगी और कितना इजाफा होगा, जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम से बात कर रहे हैं। उनसे मजीद जानते हैं। ने टैक्सेस की भरमार कर दी है, सेल टैक्स में इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस अगर हम बात कर लें, दूध है, आटा है, चीनी है, चावल है, कौन कौन से आइटम इसमें इजाफा होगा। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, जो कि शहाबुद्दीन मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद असलम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सेल टैक्स लगाया गया है दाल, चीनी, आटा, चावल और ड्राई मिल्क पर, तो कितना इजाफा है इस वक्त प्राइसेस का और कितना इजाफे का इम्कान है और कब से हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारे यहाँ जब बजट आता है ना, तो वो रखा होता है रुई के अंदर, और जब रुई उसकी घिसती है तो होता है अब क्या होने वाला है। लेकिन ये तो अभी 1 महीने में अंदाज़ा होगी कि क्या क्या करने वाले हैं। मकसद ये है कि हर चीज़ में आग लगेगी, चाहे वो आटा हो, चाहे चीनी हो, चाहे दालें हो, कुछ भी हो। उसकी वजह क्या है, इस वक्त भी जो है वो आटे वालों ने 1 किलो बढ़ा दिया है, आज से ही 1 किलो बढ़ा 1 रुपये किलो। इसके अलावा जो घी वाले हैं वो कह रहे हैं कम से कम बढ़ेगा 16 किलो के ऊपर 400 रुपये। तो दूध की जो बैग होता है वो होता है 25 किलो का, उसमें कम से कम जो है वो 100 किलो का इजाफा आएगा। गवर्नमेंट जो है वो चलती है IMF के ऊपर, और IMF वो अजदहा है जो किसी भी को जीने नहीं देता, और हम जानबूझ के खुद ऐलान कर रहे हैं हमने ये बजट बनाया है, ये बनाया है IMF के साथ मिल करके। और जिस तरह चीज़ें ग्रेजुअली वाज़े हो रही हैं, उसके बाद दूध, चीनी, आटा, चावल, तमाम चीज़ें 20-20, 25-25 रुपए जो है वो महंगी होंगी। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त इस्लामाबाद। इस वक्त चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमने अपने मैदानों को आबाद करना है, हमने अपने बच्चों को एक वो विजन देना है कि जहाँ पर वो अपने ख्वाबों की ताबीर खुद कर सकें। हुकूमतों का काम जो है, मतलब अभी यहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस की गुफ्तगू सुनी। मैं आप सबको ओपनली कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के दरवाजे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। अगर आप मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स, मैं खुद सबको रीच आउट भी कर रहा हूँ, मैं सबसे मिल भी रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हॉकी के अंदर हमने सिर्फ और कुछ नहीं किया था, हमने मेरिट के ऊपर सिर्फ जो है जो टीम है उसकी सिलेक्शन कराई थी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मेरिट की बुनियाद पे आप सब मौजूद थे वहाँ पे, क्योंकि आप सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो आप सब के सामने हमने एक बहुत क्लैरिटी के साथ कि कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, जो एक्चुअल टैलेंट है उसको जगह दें।
आज वो हॉकी की टीम अल्लाह के फजल से परफॉर्म कर रही है। हम अब डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और बॉडीज़ के साथ काम कर रहे हैं। अगले 2 महीने के अंदर हमारा विज़न ये है कि पाकिस्तान को बहुत देर बाद सैफ गेम्स की मेज़बानी मिली है। अगले साल पाकिस्तान की जो सैफ गेम्स होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर, हमारा विज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के अंदर, जिसमें हम अब 23 गेम्स को ले गए हुए हैं, वहाँ पे हम टैलेंट हंट करके उसके अंदर से जो टैलेंट निकलेगा, ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलके, जितनी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशंस, एसोसिएशंस, इनके साथ मिलके और सबसे बढ़ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलके हम स्पोर्ट्स एकेडमीज़ का क़याम कर रहे हैं। इस साल जो बन जाएंगी, ये जो टैलेंट निकल कर आएगा पूरे पाकिस्तान से, इसकी फिर ट्रेनिंग्स कराएंगे, इनको नर्चर करेंगे, इनको ग्रूम करेंगे और इंशाल्लाह इस साल, अगले साल जो सैफ गेम्स है उसमें पाकिस्तान जो है वो फतह के झंडे लहराता नजर आएगा डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर। इसके साथ साथ हमारा टारगेट यूथ ओलंपिक्स है। हमारा टारगेट इस साल जो ओलंपिक्स हो रहे हैं, चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मानसून का स्पेल रवा हफ्ते वक्फे से बरसेगा। महकमे मौसमियात ने आज से 7 जुलाई तक मानसून की बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि पंजाब के बेशतर डिवीजन्स में तूफान के साथ साथ शदीद बारिश का भी इम्कान है। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मानसून का खेल रुकने वाला नहीं, मुल्क भर में बैक टू बैक स्पेल असर दिखाएंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। कल से बहीर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 7 जुलाई के दरमियान तेज बारिश का इम्कान है। पंजाब के बेशतर डिवीजन्स में तूफान के साथ शदीद बारिश मुतवक्के। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल जमकर बरसेंगे। 4 से 7 जुलाई तक सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। इस दौरान उमरकोट, मिट्टी, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना में वक्फे से बारिश का इम्कान है। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। शहर का मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। 8 जुलाई तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिक सदर इमाम अली रहमान की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। 2 शंबे में ताजिकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात होगी। ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से और ताजिक पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी के चेयरमैन से भी मुलाकात हो सकती है। मुलाकात में तिजारत, सिफारती और समाजी ताल्लुकात, तवानाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान आला सतह तबादलों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म 3 से 4 जुलाई तक काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत भी करेंगे और खिताब भी करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर बात नहीं कर सकते। रद्द-ए-अमल में उनका कहना था कि कांग्रेस की ज़ेर इल्तिवा कानून साज़ी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। उनका कहना था पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी सतह पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। वेदांत पटेल का कहना था कि इसमें इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। कुछ खेलों की बात करेंगे। सऊदी अरब में जारी एशियन 6 रेड और अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। अंडर 21 में एहसन रमज़ान और मोहम्मद हसनैन फाइनल में पहुंच चुके हैं, जबकि 6 रेड बॉल्स के मुकाबलों में उवैस मुनीर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रियाज में जारी अंडर 21 इवेंट के सेमीफाइनल में एहसन रमज़ान ने ईरान के तीरो आज़ादी पूर को शिकस्त दी है, जबकि हसनैन अख्तर ने हांगकॉन्ग के शाओन लियोस को ज़ेर किया है। 6 रेड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान उवैस मुनीर ने अजरत इकबाल को बेस्ट ऑफ टाइम फ्रेम मैच में 5-2 से हरा दिया है। थप्पड़ पर थप्पड़ नारोवाल में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा के दरमियान तमाचादार कबड्डी का मुकाबला। खिलाड़ियों को मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट इनाम में दिए गए। डॉलर देकर खिलाड़ियों ने एक दूसरों पर तमाचों की बारिश कर दी।
नारोवाल के गांव डेरियावाला में तमाचादार कबड्डी मैच। पाकिस्तान आर्मी और वापडा के खिलाड़ी मध्य मुकाबिल। खिलाड़ियों पर नोटों की बारिश। गर्मी के बावजूद हजारों शायकीन मैच देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद रहे। पुरजोश शायकीन की नारेबाजी, ढोल की थाप पर भंगड़े। मैच के दौरान खिलाड़ियों पर 50 लाख रुपए की बारिश। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर। डॉलर देखकर खिलाड़ियों की आंखों में चमक आ गई। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तमाचा कबड्डी मैच में पाकिस्तान वापडा ने आर्मी की टीम को शिकस्त दे दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि काबिज इसराइल ने एक मरतबा फिर जनूबी गजा में पनाह लेने वाले बेघर फलस्तीनियों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया है। 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया। इसराइली बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। इसराइली वजीर दिफा यूएफ गैलेंट ने गजा की पट्टी में हमास का गला घोंटने का दावा कर दिया। यूरोपियन अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों से मरीज और पनाह लिए अफराद अस्पताल छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। 4 फलस्तीनी बमबारी में शहीद हो चुके हैं जबकि 6 जख्मी हुए। इजरायली वजीर दिफा यूएफ गैलेंट ने गजा की पट्टी में हमास का गला घोंटने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है, रफा, शुजाइया और पूरे गजा की पट्टी में एक मुश्किल जंग लड़ रहे हैं। हमास के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने इस्तीफा देने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक साल में 800 इस्तीफे आ गए, जिसमें कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे शामिल हैं। अगवाकार को पकड़ने के लिए अजीम शान कॉन्सर्ट का जाल बिछा दिया गया, मगर मुजरिम पूरे शहर से ज्यादा चालाक और अय्यार था। हॉलीवुड फिल्म ट्रैप का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।